Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 28th of January 2019. तो 28 जनवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट वी हैव रिलीज द पीडीएफ फ्रॉम अगस्त 2018 टू अक्टूबर 2018. तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का पीडीएफ रिलीज कर दिया गया है. तो आपको अगर लगता है कि आपका करंट अफेयर्स वीक है तो दैट पीडीएफ विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ फॉर यू. उसमें हिंदू भी है, पीआईबी भी है, प्लस क्वेश्चंस फॉर्म में हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डाले हैं. तो यू कैन सी द सैम्पल एंड देन ओनली गेट द पीडीएफ. Now let's start with the questions part. पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. The first ever United Nations International Day of Education is celebrated on which date? First ever United Nations International Day of Education, 26 January, 25 January, 24 January, 23rd January. Question number 2 is again very important. अभी रिसेंटली न्यूज में भी है तो पूछ सकते हैं. यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अमेंडमेंट टू विच आर्टिकल टू स्ट्रेंथन द नॉर्थ ईस्ट ऑटोनॉमस काउंसिल. तो नॉर्थ ईस्ट ऑटोनॉमस काउंसिल जो कि शेड्यूल 6 के अंदर आती है. शेड्यूल 6 के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम. तो आपको बताना है कि ये जो चार स्टेट्स हैं इनमें ऑटोनॉमस काउंसिल्स को अमेंड करने के लिए कौन से आर्टिकल को अमेंड करने की बात की जा रही है. आर्टिकल 282, आर्टिकल 284, आर्टिकल 281 या आर्टिकल 280. क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. तो यहाँ कुछ फीचर्स लिखे हैं, आपको सेलेक्ट करना है कि उनमें से कौन कौन से नेसेसरी फीचर्स हैं. तो पहले फीचर्स देख लेते हैं फॉर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, political homogeneity, double membership, secrecy, majority party rule. First is collective responsibility, second is political homogeneity, third is double membership, fourth is secrecy, fifth is majority party rule. तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि ये 1 2 3 4 5 में से कौन कौन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नेसेसरी फीचर्स हैं. ऑप्शंस आर 1 2 and 3 ओनली, 1 2 3 4 1 2 3 and 5 ओनली, 2 3 4 and 5 only, या 1 2 3 4 5 सारे. So these are the 3 questions for you. Please do try to answer these questions in the comment section below. In the seventh heaven, this is basically news regarding Australian Open. तो Australian Open जोकोविक ने जीत लिया है and जोकोविक is the first player to clinch 7 Australian Open crowns. Okay, तो 7 Australian crowns जीतने वाले वो पहले प्लेयर बन चुके हैं. This is very important and he has gone past the Roger Federer and Roy Emerson. तो रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने and he is the first player to clinch 7 Australian Open crowns. Okay, तो पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने की 7 Australian Open crowns जीते हैं and he is from Serbia. तो that is also important कि सर्बियन है ये. ओके एंड इन्होंने फाइनल में राफेल नडाल को हराया. ओके, तो राफेल नडाल को इन्होंने डिफीट किया. तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन का रिजल्ट आ गया है. जोकोविक हैज़ वॉन दैट, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखेगा. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द फ्रंट पेजेस रिगार्डिंग आईसीआईसीआई बैंक लोन केस प्रूव. ओके, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये एक स्कैम है एक तरीके का. आईसीआईसीआई बैंक लोन केस हुआ है तो उसके बारे में बता दो कि क्या बेसिकली केस है. केस ये कि आरबीआई क्या करता है कि एक लिमिट कर देता है कि इससे ज़्यादा आपको लोन लेंड नहीं करना. यू डू नॉट हैव टू लेंड मोर मनी दैन दिस. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये सपोज, लेट दिस अमाउंट भी 100 रुपीज़. तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 रुपये लोन की अमाउंट फिक्स कर दी है कि आपको इससे ज़्यादा लोन नहीं देना है, तो वहीं पे ये आईसीआईसीआई ने क्या किया कि उस 100 रुपये की जगह 1000 रुपये लोन में दे दिया. तो बेसिकली यही सिंपल सा केस है. बैंक लोन केस क्यों है? क्योंकि जितना लोन उनको देना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में उन्होंने लोन दे दिया और इसको देने के लिए ये चंदा कोचर एंड ऑल उन्होंने परमिशन देते गए. तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन उनके खिलाफ जांच के आदेश जारी किए गए. सो दैट इज द न्यूज़. आईसीआईसीआई बैंक लोन केस अगर आपसे कोई पूछता हो तो याद रखिएगा बेसिक केस यही है कि जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स किया है, जितना उन्होंने बनाया है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं देना है, उसको भी अमाउंट को क्रॉस किया गया और जो इसके सीनियर अधिकारी थे वो इसमें इन्वॉल्व थे. तो फॉर दैट रीजन दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम. ओके, तो ये केस याद रखिएगा किस तरह से हुआ है वो याद रखिएगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. आप मेरे साथ आगे पेजेस से मूव करिए. उड़ीसा गवर्नमेंट ट्रांसफर फंड्स टू शेयर क्रॉपर्स अंडर द न्यू स्कीम. बेसिकली ये स्कीम कालिया स्कीम के बारे में ही है. इसमें थोड़ा अच्छे फैक्ट्स थे, तो ये तो रोज ही आ रहा है इस समय कालिया स्कीम. तो ये एक नेशन वाइड प्रोग्राम भी बन सकता है धीरे धीरे. इसको ज़रूर अडॉप्ट करेंगे क्योंकि ये उड़ीसा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. एंड इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा. पहले तो कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन. तो कृषक जो होता है बेसिकली वो फार्मर होता है, तो कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन. तो उसकी इनकम को ऑगमेंट करना है, लाइवलीहुड में को असिस्ट करना है. दिस इज बेसिकली द कालिया स्कीम. नाउ सम फैक्ट्स वर देयर दैट कालिया स्कीम इज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड जगन्नाथ. ओके, तो लॉर्ड जगन्नाथ के पीछे इसका नाम है बिकॉज लॉर्ड जगन्नाथ को कुछ लोग कालिया भी बुलाते हैं. ओके, सो कालिया इज द नेम टू गिवन टू लॉर्ड जगन्नाथ एंड डिवोटीज कालिया ही बुलाते हैं लॉर्ड जगन्नाथ को. तो ये उनके नाम पे ये स्कीम है. एंड द स्कीम
स्कीम विल कवर मोर देन 50 लाख फैमिलीज इंक्लूडिंग द शेयर क्रॉपर्स एंड लैंडलेस फैमिलीज। तो सबसे बड़ा जो मेजर एडवांटेज है स्कीम का वो ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत शेयर क्रॉपर्स और लैंडलेस फैमिलीज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। शेयर क्रॉपर्स और लैंडलेस फैमिलीज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो बेसिकली वही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बाकी स्कीमें क्या रहती है ना कि जो फार्मर्स होते हैं, जो मेजर बड़े बड़े फार्मर्स रहते हैं, केवल उनको बेनिफिट मिलता है। तो अंतिम में शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट्स और ये जो लैंडलेस फैमिलीज रहती हैं इनको कुछ नहीं मिल पाता। तो उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड होगा इस बार इस स्कीम के थ्रू, कालिया स्कीम के थ्रू। एंड बेनिफिशियरीज विल गेट ₹5,000 अंडर द स्कीम फॉर परचेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स ट्वाइस अ ईयर। तो 2 बार दिया जाएगा 5-5 हज़ार रुपये, मतलब 10,000 रुपये दिया जाएगा टोटल। तो जो 5,000 पहले दिए जाएंगे वो अक्षय तृतीया को दिए जाएंगे फॉर खरीफ सीजन, और दूसरा जो दिया जाएगा वो नुआखाई को दिया जाएगा फॉर रबी सीजन। ओके, तो जो खरीफ के लिए दिया जाएगा वो अक्षय तृतीया को, और नुआखाई को दिया जाएगा जो रबी सीजन है उसके लिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस कालिया स्कीम। 5-5 हज़ार रुपये याद रखेगा, शेयर क्रॉपर्स याद रखेगा, लैंडलेस लेबर्स और टेनेंट्स याद रखेगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे के न्यूज़ आइटम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन मूव विथ मी। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल, दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकल। सो मैं वही डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसके बाद, हाँ, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है पढ़ने की ज़रूरत, बट अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप पढ़ लीजिए। बट आई डो नॉट थिंक दैट इसके बाद आपको कुछ और इंपॉर्टेंट मिलेगा। अगर आप पढ़ के भी देखें तो आपको नहीं मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट। अदरवाइज कुछ लोगों को ये नहीं समझ आता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। ना फुलफिल्ड अ चाइल्डहुड ड्रीम इन वाया एलपीजी स्कीम। तो पहले तो एलपीजी स्कीम देख लेते हैं क्या है गवर्नमेंट की। वो है उज्ज्वला स्कीम। तो उज्ज्वला स्कीम वी ऑल नो इट्स फॉर प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शन। जो एलपीजी कनेक्शन है बीपीएल फैमिलीज को प्रोवाइड किए जाते हैं ना। उसी के साथ न्यूज़ ये है बेसिकली कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो उन्होंने डेडिकेट किया नेशन को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एक्सपेंशन कॉम्प्लेक्स। याद रखेगा, बीपीसीएल की इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एक्सपेंशन कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पर रिलीज किया गया है? ये कोची में रिलीज किया गया। सो दैट इज द न्यूज़, बीपीसीएल की इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एक्सपेंशन कॉम्प्लेक्स। और इसको कहाँ पे रिलीज किया गया है? ये कोची में रिलीज किया गया है। उज्ज्वला स्कीम के बारे में उन्होंने बोला कि दिस वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम। तो उनको पहले ही बचपन में सपना आ गया था कि उनको ये स्कीम करनी है, तो उन्होंने उसको फुलफिल किया, उज्ज्वला स्कीम फॉर एलपीजी कनेक्शंस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे के पेजेस में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है ना। सतकोशा टाइगर रिजर्व ना, यहाँ पे बेसिकली इस न्यूज़ आइटम में जो हमको नाम याद रखने हैं, 2 टाइगर रिजर्व्स के नाम रखने हैं, नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। तो पहला है सिमलीपाल रिजर्व। सिमलीपाल हम सबको पता है कि उड़ीसा में है, सिमलीपाल रिजर्व। एंड सेकंड इज द सतकोशिया टाइगर रिजर्व। ओके, तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल रिजर्व ये दोनों उड़ीसा में है। ये पहले तो ये फैक्ट याद रख लीजिए ना। जम्बोज विल पेट्रोल द उड़ीसा सतकोशिया टाइगर रिजर्व। मतलब यहाँ पे एलिफेंट्स को लाया गया है टू पेट्रोल द सतकोशिया टाइगर रिजर्व। मतलब उनको ट्रेन्ड एलिफेंट्स है, उनको लाया गया है। यहाँ पे एक टर्म आपको पैकीडम दिख रहा होगा, पैकीडम, 2 पैकीडम्स बीइंग ब्रॉट। तो नाम तो ये समझ में आ रहा है कि एलिफेंट्स के लिए, तो बट पैकीडम्स का मतलब जो होता है डर्म, जब भी टर्म आएगा ना, डर्म, ये डर्म, तो ये स्किन से रिलेटेड आता है। जो जिनकी थिक स्किन होती है वो पैकीडम कहलाते हैं। ओके, जिनकी बहुत ज़्यादा थिक स्किन होती है वो पैकीडम कहलाते हैं। तो बेसिकली उसी के रिलेटेड है ये सतकोशिया और आपको सिमलीपाल, ये दोनों लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा। दोनों कहाँ पर है आपके? ये दोनों को दोनों आपको उड़ीसा में ही है। और ये न्यूज़ आइटम भी हो गया, डिस्कस कर लिया अपन ने। नाउ दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी न्यूज़ आइटम आए थे। ट्रेन 18 नेम्ड वंदे भारत एक्सप्रेस। नाउ ये ट्रेन 18 जो कि पहली इंजनलेस ट्रेन होगी इंडिया की, इट विल बी इंडियाज फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन। 160-180 तक की स्पीड उन्होंने प्राप्त की थी, इस ट्रेन ने प्राप्त की थी। एंड शताब्दी से भी ज़्यादा तेज़ ट्रेन होगी ये। एंड इंडियन रेलवेज इसका नाम बदल के रख दिया है वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके, तो वंदे भारत एक्सप्रेस इज द नेम गिवन टू दिस ट्रेन 18 इंजनलेस ट्रेन, जो कि इंडिया की पहली है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और ये है कि ये अगर ट्रेन इंजनलेस है तो ये चलेगा कैसे? तो बेसिकली इट विल रन फ्रॉम द ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम से ये रन करेगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम से ये रन करेगा। ओके, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लैग बिहाइंड इन टॉयलेट्स फॉर स्कूल गर्ल्स। बेसिकली अभी रिसेंटली एसर रिपोर्ट आई थी, हम सबको पता है कि एसर रिपोर्ट आई थी। एंड एसर रिपोर्ट में बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे दिए गए जिसने कि बताया कि किस तरह से रूरल जो स्कूल्स हैं वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं। उन्हीं में से एक ही है टॉयलेट की समस्या, जो स्कूल गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, टॉयलेट की समस्या। ओनली 1/3 ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स स्कूल्स हैव यूजेबल वॉशरूम्स इन 2018। ओके, तो ये रिपोर्ट में बताया, एसर रिपोर्ट में बताया कि केवल 1/3, मतलब केवल
33 से 34% स्कूल्स ही ऐसे हैं जहाँ पे यूजेबल वॉशरूम्स हैं, ओके, नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्पेशली। तो ये एसर रिपोर्ट के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एसर रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। और ये कौन रिलीज करता है? ये एनजीओ प्रथम रिलीज करता है। 2 फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। पहला तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, दूसरा कि ये कौन रिलीज करता है? ये एनजीओ प्रथम रिलीज करता है। तीसरा फैक्ट मैं और एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि ये रूरल स्कूल्स में सर्वे करते हैं। दे डू द सर्वे इन द रूरल स्कूल्स, ओके। तो रूरल स्कूल्स में सर्वे होता ही है। नाउ जो डेटा आया बेसिकली वो ये कि 34.96% स्कूल्स ही हैं ऐसी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहाँ पे यूजेबल टॉयलेट्स हैं फॉर द गर्ल्स इन 2018, ओके। तो केवल 34.96% स्कूल्स में ही यूजेबल टॉयलेट्स हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी मतलब बहुत ज़्यादा डल कंडीशन है एक तरह से, क्योंकि अगर गर्ल्स के लिए स्कूल में आप टॉयलेट फैसिलिटीज़ और ये सब नहीं प्रोवाइड करोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट कि वहाँ पे अटेनमेंट होगा, वहाँ पे बच्चियाँ जाएंगी स्कूल पढ़ने जाएंगी। सो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम बिहाइंड दिस, ओके। एंड सबसे अच्छा जो स्टेट परफॉर्म कर रहा है बेसिकली वो सिक्किम है। सिक्किम वॉज परफॉर्मिंग बेटर दैन द डिफरेंट स्टेट्स एंड नेशनल एवरेज से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था सिक्किम। फिर नागालैंड सेकंड पोजीशन में है, ओके। सो ये सारे स्टेट्स कुछ ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा अभी भी समस्याएं हैं। Now the same thing is happening in जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी ऐसा रिपोर्ट का ही करना है कि वहाँ पे जो है 48.2% स्कूल्स में ही टॉयलेट है। तो 48.2% मतलब नियर अबाउट 50% स्कूल्स में ही टॉयलेट है, 48.2 टू बी एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज। तो वो भी नंबर तो कम ही है एग्जैक्टली, मतलब केवल अगर 100 स्कूल हैं तो केवल 50 स्कूलों में है, तो 50 स्कूल के बच्चियाँ क्या करेंगे, ओके। सो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम बिहाइंड दैट ऑल्सो। तो ओनली 48.2% स्कूल्स इन जम्मू कश्मीर हैव यूजेबल टॉयलेट्स फॉर द गर्ल्स, एंड उस समस्या को दूर करना ज़रूरी है। एंड जो भी प्रशासन देख रहा है, जो इसको मॉनिटरिंग को देख रहा है, तो उसको ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि यहाँ पे एटलीस्ट जो एक तो ट्रैवल करने की समस्या ना आए किसी भी लड़की को, क्योंकि गर्ल्स के साथ दूसरी चीज़ें भी जुड़ी रहती हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे एक विशेष ध्यान देना चाहिए, ओके। दिस इज़ वॉट द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड, ओके। आप हर चीज़ में आप बोल सकते हो ठीक है लड़के लड़की बराबर हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट दे आर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये बिल्कुल सही बात है, ओके। तो फॉर दैट रीज़न गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको अलग तरीके से, मतलब या तो स्कूल्स उनके करीब रहें या फिर उनको जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, बस फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तीसरा है कि उनको हाइजीन हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा उनको ज़रूरत रहती है, एंड उनको प्रोवाइड भी करना चाहिए, बिल्कुल टॉयलेट फैसिलिटीज़ उनके लिए अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर हाइजीन प्रोवाइडेड होना चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग विच गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर। गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हो, तभी घर की बच्चियाँ पढ़ पाएंगी, एंड दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ओके। क्योंकि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू टीच अ गर्ल यू टीच एंटायर फैमिली है। जैसा हमने पहले ही कहा कि अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप एक तरह से पूरी फैमिली को पढ़ा देते हैं, एंड लड़कों को पढ़ाना तो हो गया ठीक ही है, लड़के भी पढ़ ही लें। So that is the thing. Now wanted more judges. This is the next news item. This is for the जो भी वैकेंसीज हैं इन द हाई कोर्ट्स एंड ऑल, एंड उसके कारण जो केसेस पेंडिंग रह रहे हैं उनके बारे में ये न्यूज़ आइटम है। तो यहाँ बस हम डाटा देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल जुडिशियल डेटा, जो नेशनल जुडिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2018 के खत्म होने पर 2.91 करोड़ केसेस वर पेंडिंग। तो ये लाख की बात नहीं कर रहे, हज़ार की बात नहीं कर रहे, हम करोड़ की बात कर रहे हैं। लगभग 3 करोड़ केसेस, मतलब 2.91 टू बी प्रिसाइज, 2,91,00,000 केसेस हैं ऐसे जो कि पेंडिंग है अभी भी, एंड दीज आर पेंडिंग विद द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और जो 24 हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे 47.68 लाख करोड़ 47.68 लाख केसेस आर पेंडिंग। तो 47 लाख केस लगभग हाई कोर्ट से पेंडिंग है, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी में लगभग 2.91 करोड़ केसेस पेंडिंग है, ओके। तो इनको जोड़ दिया जाए ना तो आपको आराम से 3 करोड़ प्लस मिल जाएंगे। तो 3 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 30 मिलियन से ज़्यादा आपको केसेस पेंडिंग मिलेंगे। दैट इज द एक्सटेंट, ओके। एंड इन द हाई कोर्ट्स जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 1079 है। सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है हाई कोर्ट की? 24 हाई कोर्ट की 1079, लेकिन जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो केवल 695 है, मतलब 384 का अभी भी शॉर्टफॉल है। तो 384 जजेस आर मोर नीडेड फॉर द हाई कोर्ट्स एंड ऑल। और जुडिशरी जो आपकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वैकेंसी है, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और इनको फुलफिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि केसेस आप देख रहे हैं कि 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस तो पेंडिंग चल रहे हैं। तो 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, तो उनको कैसे आप शॉर्टफॉल करेंगे? उसको वैसे भी इतने जजेस में भी नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट जजेस बढ़ेंगे तो कुछ तो कम होगा ही।
बर्ड वॉचर्स फ्लॉक टू चिल्का लेक। तो बेसिकली चिल्का लेक में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं, अराइव किए हैं, एंड वहाँ पे सेकंड नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल भी हो रहा है। सेकंड नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल हो रहा है, और जो लोकेशन है बेसिकली वो मंगल जोड़ी है, मंगल जोड़ी। तो ये नाम याद रखेगा, मंगल जोड़ी, चिल्का लेक उड़ीसा में है। मंगल जोड़ी बेसिकली बैंक्स ऑफ चिल्का लेक में सिचुएटेड है। मंगल जोड़ी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ चिल्का लेक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। माइग्रेटरी बर्ड आते हैं वहाँ पे, लगभग 1 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स अराइव हेयर। यहाँ पे सेकंड नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, तो चिल्का लेक के बारे में एक फैक्ट और बता देता हूं कि ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड का भी हिस्सा था। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड बेसिकली रामसर साइट्स के अंदर आता है, बहुत ज़्यादा मतलब जिनमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गए थे। तो चिल्का लेक को इंक्लूड किया गया था इन द मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, लेकिन बाद में चिल्का लेक को रिमूव कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्शन बढ़ गया था और बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा था। देयरफॉर चिल्का लेक को बाद में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। सो दीज आर द थिंग्स। लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। द फर्स्ट एडिटोरियल इज रिगार्डिंग फॉर ऑनर्स सेक, नॉट इट इज रिगार्डिंग द भारत रत्न, कि इसको जो भारत रत्न अवार्ड है वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से दिए जाते हैं। दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। ओके, तो ये पूरे व्यूज जो है आर्टिकल के रहेंगे, ये ऑथर के रहेंगे। लेट अस जस्ट डिस्कस दैट क्या है। ओके, मैं एग्री करता हूँ कि नहीं करता हूँ वो मैटर नहीं है, बट जस्ट वी हैव टू नो कि ये है क्या। तो एडिटोरियल्स ऑन हाउ भारत रत्नाज आर गिवन द पॉलिटिकल कंसिडरेशन। तो रिसेंटली अगर अपन देखें पास्ट ईयर्स को, तो ये दिख रहा है कि भारत रत्न जो है वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के बाद दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग लोग ही हैं या बहुत ज़्यादा ये हैं, लेकिन पॉलिटिकल कंसिडरेशन ज़रूर रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो हुई है भूपेन हजारिका जी को जो दिया जा रहा है। सो बेसिकली ऑथर का कहना है कि ही हैज़ कंटेस्टेड ऑन बीजेपी टिकट इन 2004 लोकसभा इलेक्शन। तो बेसिकली मेरे को नहीं लगता कि ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऐसा नहीं मिलना चाहिए, बट ऑथर का कहना है तो अपन बस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज द थिंग। नानाजी देशमुख को दिया गया तो ही इज अ भारतीय जनसंघ लीडर एंड सोशल एक्टिविस्ट। प्रणब मुखर्जी को दिया गया तो ही हैज एग्रीड टू स्पीक ऑन आरएसएस इवेंट लास्ट ईयर। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के डिसअप्रूवल के साथ बोला गया, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को अपोज करने के, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ओके, फिर एमजी रामचंद्रन को दिया गया था 1988 में, विच वाज जस्ट अहेड ऑफ द तमिलनाडु इलेक्शंस। मदन मोहन मालवीय को दिया गया था जस्ट टू फुलफिल द प्रॉमिस मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द इलेक्शन रैलीज। तो इलेक्शन रैलीज में उन्होंने कहा था और उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने उनको प्रोवाइड किया मदन मोहन मालवीय का। मतलब ऑथर के अकॉर्डिंग कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिकल कंसीडरेशन है उसके बाद ही दिए जाते हैं। अब इसमें और ऐड कर सकते हैं अपन, जैसे इंदिरा गांधी का एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, वो लिखा नहीं है लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से ताकि एक न्यूट्रल पॉलिटिकली न्यूट्रल हो जाए। तो भारत रत्न जब उनको दिया गया, राजीव गांधी को दिया गया, ये सब भी चीज़ें ऐसी ही हैं कहीं ना कहीं। इंदिरा गांधी को देना भी उसी टाइम पे दिया गया। ओके, तो वो तो जब थी तभी उनको दे दिया गया था। तो ये भी एक बिल्कुल वही है कि खुद सेल्फ को ही दे दिया गया, तो ये भी गलत था। ओके, सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, एंड ये बोला कि इतने बड़े अवार्ड्स ऐसे हैं। तो ऑथर का ये वाला पोर्शन, दूसरा पोर्शन है, बहुत सही बोला गया है कि इतने बड़े अवार्ड्स हैं, आप भारत रत्न बोल रहे हो किसी को, सो दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। सो आप उसको एटलीस्ट इस तरीके से कंसिडरेशंस के बाद ना दीजिए, और उसको आप प्रॉपर दीजिए। किस तरह से? अवार्ड शुड नॉट बी गिवन पॉस्थुमसली। फर्स्ट थिंग, ऑथर का कहना है कि अवार्ड जो है वो पॉस्थुमसली ना दिया जाए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं। और जैसे कि जब सचिन को दिया गया तो लोगों ने बोला ध्यानचंद को क्यों नहीं दिया जा रहा है। ओके, सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स कि आप केवल पॉस्थुमसली ना दीजिए। सेकंड थिंग इज दैट ऑथर का सजेशन ये है कि इट शुड बी गिवन टू दोज जिन्होंने भारत को एक करने में मदद की हो, जिन्होंने भारत की वेरी डाइवर्सिटी जो है उसको एक करने के लिए कुछ प्रयास किया हो। तो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर गिवन बाय द ऑथर। मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे पता हो, थोड़ा बहुत आप कभी ऐसा डिस्कशन आता है या आंसर राइटिंग में आता है तो आप उसको कर पाओ। तो बेसिकली दैट इज द सोल रीजन। ओके, एंड लेट्स मूव टू द सेकंड एडिटोरियल। नाउ दिस वाज अ वेरी वेरी गुड एडिटोरियल। तो यहाँ पे बेसिकली एग्रेरियन डिस्ट्रेस के ऊपर ये आर्टिकल लिखा है। सी रंगराजन, अब ऑब्वियस है सी रंगराजन ने लिखा है तो अच्छा आर्टिकल ही होगा, पॉइंट्स आपको अच्छे मिलेंगे। सी रंगराजन मतलब वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट राइटर्स इन इकोनॉमी सेक्शंस। तो लेट्स सी कि क्या उन्होंने बोला एग्रेरियन डिस्ट्रेस के बारे में। तो पहले तो उन्होंने हाईलाइट कर दिए मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर क्या क्या है? तो पहली मेजर प्रॉब्लम है लो एग्रीकल्चरल प्राइजेस। लो एग्रीकल्चर प्राइस मतलब कि जो किसानों को रिम्यूनरेशन मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है। सेकंड इज पुअर फार्म इनकम। अब ये कनेक्टेड है फर्स्ट वन से कि अगर कम मिल रहा है रिम्यूनरेशन, अगर उनको गेहूं बेचने पे, चावल बेचने पे अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, सो दैट मीन्स क्या होगा कि पुअर फार्म इनकम होगी।
थर्ड इज लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। अब प्रोडक्टिविटी भी कम है, मतलब एक तरह से चलो ठीक है रिम्यूनरेशन तो कम है ही, प्रोडक्टिविटी ईल्ड भी कम आ रही है इस समय। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स जो है फ्रेगमेंटेड हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे फील्ड्स बचे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्मल देखें तो बहुत छोटे छोटे लैंड, मतलब 0.01 हेक्टेयर, 0.02 हेक्टेयर, ऐसे ऐसे लैंड भी है जहाँ पे लोग किसानी खेती कर रहे हैं। देन सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स आते हैं। सप्लाई साइड मतलब मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, इन सब में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। ओके, so all these things are happening. Then size of farm holdings and variability in the size for raising farm incomes, मतलब साइज ऑफ फार्म होल्डिंग्स मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो गया है लैंड। मतलब अगर एक परिवार में 4 लड़के हैं और उनका बंटवारा अगर हो जाता है तो सबके हिस्से में बहुत छोटी छोटी अदनी सी ज़मीन आती है। तो बेसिकली दैट इज द रीजन फॉर फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। Now what are the solutions offered by the author? तो इन solutions को as it is नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में आप एग्जैक्टली लिख देंगे आपको एग्जैक्टली नंबर मिल जाएगा, और बहुत सारे सोल्यूशन मेंशन किए भी गए हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट इज द प्राइस डेफिशिएंसी कंपनसेशन। तो ऑथर का कहना है ये है कि अगर आपकी प्राइस जो फाइनल प्राइस है, जो सपोज अगर आपने गेहूं बोया है, फॉर एग्जांपल अब ये जैसे खरीफ का रबी का सीजन चल रहा है, रबी सीजन में गेहूं बोया जाता है। ओके, गेहूं बोया जाता है। तो अगर आपने गेहूं बोया है तो अगर आपको प्राइस सही नहीं मिल रहा है तो जस्ट सीधा एमएसपी की एमएसपी क्या है, और एमएसपी से जितना डेफिशिएंसी हो उतना उनको प्रोवाइड करो। तो प्राइस डेफिशिएंसी कंपनसेशन मतलब जितना आपका फाइनल मार्केट प्राइस एमएसपी से कम हो उतना आप उनको कंपनसेट करके दे दो। ओके, दैट इज द थिंग। सेकेंड जो सोल्यूशन बोला ऑथर ने वो बोला है लिमिटेड प्रोक्योरमेंट स्कीम। लिमिटेड प्रोक्योरमेंट स्कीम का मतलब ये है कि आप उतना ही प्रोक्योर करो जितना कि एक्स्ट्रा हो, मतलब लीव द एक्स्ट्रा, केवल एक्स्ट्रा को ही प्रोक्योर करो, लीविंग द नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल टू क्लियर द मार्केट एट रेम्यूनरेटिव प्राइस। मतलब बाकी आप उनको मार्केट प्राइस पे छोड़ दो और केवल एक्स्ट्रा उनसे प्रोक्योर करो। लेकिन प्रोक्योरमेंट तब करना चाहिए जब मार्केट प्राइस के बराबर हो जाए, मार्केट प्राइस जो है वो एमएसपी तक पहुंच जाए। मतलब पहले ये देख लो कि मार्केट प्राइस जो है वो एमएसपी के बराबर पहुंच गई है। जब मार्केट प्राइस एमएसपी के बराबर पहुंच जाए तो केवल एक्स्ट्रा उनसे प्रोक्योर कर लो और बाकी उनको मार्केट में बेच लेने दो। दिस इज द लिमिटेड प्रोक्योरमेंट। मतलब पूरा का पूरा प्रोक्योर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप भी वेस्ट करोगे। गवर्नमेंट भी क्या करती है, आपने भंडारों में ले तो लेती है लेकिन फिर वो वेस्ट होता रहता है। जैसे अब बारिश शुरू हो गई, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई, तो वहाँ पे जितनी भी तहसीलें थी और जहाँ पे भी अन्न भंडारण हुआ था वो सब वहाँ पे खराब हो रहा है बेसिकली पड़ा। तो दैट इज द थिंग दैट हैपेंस। ओके, थर्ड इज दैट अडॉप्ट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फेवरेबल टू एक्सपोर्ट्स। तो ऐसी पॉलिसीज बनाओ जो एक्सपोर्ट्स फेवरेबल हो, बाहर आप कम से कम एक्सपोर्ट कर सको। फोर्थ इज क्रिएशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव स्टेबल एंड यूनिफाइड नेशनल मार्केट। तो एक यूनिफाइड कॉम्पिटिटिव स्टेबल नेशनल मार्केट बनाओ जहाँ पे फार्मर्स को अच्छे प्राइजेस मिल पाए, बेटर प्राइजेस मिल पाए। ओके, फिफ्थ इज फॉर बेटर प्राइजेस फॉर फार्मर्स एग्रीकल्चर हैज टू गो बियॉन्ड फार्मिंग एंड डेवलप अ वैल्यू चेन। ओके, मतलब एक वैल्यू चेन डेवलप करने की जरूरत है जिसमें सारी चीजें आएंगी। फॉर एग्जांपल फार्मिंग, होलसेलिंग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग, रिटेलिंग, इन सब को इंप्रूव करने की जरूरत है। मतलब रिटेल प्रोसेस को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, वेयर हाउस फैसिलिटीज को भी इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि वेस्टेज ना हो। देन लॉजिस्टिक्स को बिल्कुल जरूरत है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर ज़्यादा रहेगी तो भी उनको फायदा नहीं होगा, तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट घटाने की जरूरत है। देन इरीगेशन नीड्स टू बी इंप्रूव। तो नेक्स्ट जो सोल्यूशन है वो है इरीगेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। एट प्रेजेंट मोर देन 60% ऑफ इरीगेशन वाटर इज कंज्यूम्ड बाय 2 क्रॉप्स, राइस एंड शुगर केन। अभी भी लगभग 60% से ज्यादा जो इरीगेशन पानी है वो राइस और शुगर केन कंज्यूम करते हैं। मतलब इरीगेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है और ज्यादा साइंटिफिक बनाने की जरूरत है इरीगेशन को। Then seventh solution is efficiency in water management needs to be improved। जो वाटर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। एट्थ है यील्ड नीड्स टू बी इंप्रूव। जो प्रोडक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं ना उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके लिए हम क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो क्रॉप इंटेंसिटी दूसरी चीज है और ये इसको इंप्रूव करेंगे तो यील्ड भी इंप्रूव हो जाएगी। देन नाइन्थ है एवरेज साइज ऑफ फार्म होल्डिंग डिक्लाइन कर चुकी है बहुत ज्यादा, तो आप उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग्स में कर सकते हो इरीगेशन या फिर ये एग्रीकल्चर, या फिर आप एक तरीके से कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हो। मतलब आप एक कोऑपरेट कर सकते हो दूसरे के साथ और लैंड्स को एक करके तब बुवाई जुताई ये सारे काम कर सकते हो। तो बेसिकली दीज आर द सॉल्यूशंस। 9 सॉल्यूशंस दिए हैं, देखो इससे अच्छा आपको मिलेगा नहीं कहीं। दोबारा सुन लो, दोबारा याद कर लो, रट लो, लिख लो जो करना है और इसको आंसर में उतार दो बिल्कुल एकदम, है ना, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। एसेंस ऑफ द नेक्स्ट मैंडेट बेसिकली इलेक्शन के ऊपर है और ये अब जो होने वाला इलेक्शन है और तृणमूल कांग्रेस ये सारी चीज़ें हैं। वी डू नॉट नीड टू डिस्कस दिस आर्टिकल। नाउ डांसिंग अराउंड द सुप्रीम कोर्ट। मतलब
कुछ फैक्ट्स नहीं थे, पता नहीं क्यों लिखा गया था आर्टिकल, मैंने भी पढ़ तो लिया है, ठीक है, लेकिन आपको बस एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 2005 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला था कि बैन लगा दिया जाएगा डांस परफॉर्मेंस में इन द बार्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 3 रेटेड, जो 3 स्टार रेटेड होटल्स है उसके नीचे के सब में बैन लगा दिया गया था बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने बैन किया था डांस परफॉर्मेंस को, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये ऑब्सीन है, मोरली करप्ट है, दे प्रमोट प्रोस्टिट्यूशन एंड ऑल, ओके। तो दे वांटेड टू टेल दैट दे आर, इट इज ऑब्सीन, इट इज मोरली करप्ट एंड प्रमोटेड प्रोस्टिट्यूशन। बट हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को स्ट्रक कर दिया, फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोबारा इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है हाई कोर्ट का डिसीजन, ओके। सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। और क्यों किया है? बिकॉज सीसीटीवी अगर आपने किया, कैमरा लिया, दैट वायलेटेड द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द डांसर्स एंड देयर पैट्रन्स, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सेकंड, गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट वाज वेग, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है कि गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है बिल्कुल वेग है। एंड थर्ड जो था कि पार्टीशन बिटवीन डांस रूम्स एंड परमिट रूम्स, मतलब जहाँ पे अल्कोहल्स वर सर्व्ड, इट इज अनजस्टिफाइड, मतलब आप दूर दूर कैसे कर सकते हो, और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है तो वो भी इम्प्रैक्टिकल है। बेसिकली दीज आर द रीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने हाई कोर्ट का डिसीजन को अपहेल्ड किया। बाकी चीज़ें बिल्कुल इन्होंने फोकट में लिखी थी इस आर्टिकल में, तो बिल्कुल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों डिस्कस करूंगा ये आर्टिकल, बट जस्ट आपको एक बार जस्ट देना था तो मैंने बता दिया। दिस इज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, बेस्ट मतलब न्यूज़ आर्टिकल फॉर द डे। यहाँ पे आपको इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेंगे कि मतलब ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, मेंस में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ आइटम्स फॉर टुडे। पहले तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट का नाम लिखा है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट ऑफ 2018। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2018 कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिलीज करता है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि इंडिया इज द ओनली कंट्री अमंग द 11 हाईएस्ट बर्डन कंट्रीज दैट सॉ सब्सटैंशियल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग डिसीज बर्डन, ओके। तो मलेरिया का डिसीज बर्डन कम करने में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो इंडिया में हुई है। इंडिया इज द ओनली कंट्री अमंग द 11 हाईएस्ट बर्डन कंट्रीज। तो 11 हाईएस्ट बर्डन जो कंट्रीज हैं आपके मलेरिया की, उसमें से इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल प्रोग्रेस दिखा। मतलब इट सॉ अ 24% डिक्रीज इन 2017 एज कम्पेयर 2016। तो 24% से ज़्यादा केस घटे हैं इंडिया में। सो दैट इज द एक्सटेंट टू विच मतलब हमने यहाँ पे काम किया है। अब यहाँ पे बेसिकली इसकी हिस्ट्री लिखी कि क्यों ऐसा हुआ, कि जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था। सो द टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट मलेरिया केम एट ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट 2015 में जब हुआ तब टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ पे इंडिया ने ये प्लेज ली, वी विल एलिमिनेट डिसीज बाय 2030। तो ईस्ट एशिया समिट 2015 में इंडिया ने एक कसम खाई थी कि 2030 तक हम एलिमिनेट कर देंगे मलेरिया को। उसके बाद इंडिया ने लॉन्च किया 5 ईयर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, ओके। देन इंडिया लॉन्च 5 ईयर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। और जब वो प्लान आया तो जो फोकस है हमारा वो कंट्रोल से हटके एलिमिनेशन में चला गया। तो दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियाज मलेरिया प्रोग्राम। तो ये टर्निंग पॉइंट था ईस्ट एशिया समिट 2015 का, जहां हमने प्लेज ली कि 2030 तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर हमने लॉन्च किया 5 ईयर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। फिर यहाँ पे हमने कंट्रोल से एलिमिनेशन की तरफ चले गए। मतलब पहले हम बोलते थे कि हम कंट्रोल करेंगे, देखो जब आप कंट्रोल करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप एलिमिनेट करने जाओगे तो एटलीस्ट कंट्रोल तो कर ही लोगे, ओके। तो बोलते हैं ना कि अगर आप ठीक है चांद तक जाने की बात करो तब जाके आप कहीं बीच स्टार्स पे जाने की बात करो तब आप कहीं पे चांद तक जा पाओगे, ओके। तो बेसिकली वही हमने किया, हमने कंट्रोल से हटके एलिमिनेशन में चले गए हम, ओके। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि द प्लान प्रोवाइड्स अ रोड मैप टू अचीव द टारगेट ऑफ एंडिंग मलेरिया इन 571 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ इंडिया 678 डिस्ट्रिक्ट बाय 2022, ओके। तो 2022 तक इसको कर लेना था, बट टोटल एलिमिनेशन जो है वो 2030 तक करना था, ओके। टोटल है। अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम है, एक स्टेट वाइज केस स्टडी है, दैट इज रिलेटेड टू उड़ीसा। मतलब उड़ीसा आई थिंक एक बहुत ज़्यादा मॉडल स्टेट है। अगर आपने देखा हो न्यूज़ आइटम्स अपन डिस्कस करते हैं तो वहाँ की स्कीम्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत मॉडल न्यूज़ आइटम्स है। मतलब वहाँ के स्कीम्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब गरीबों के लिए बहुत सारा काम किया गया है, और इस तरह से भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो उड़ीसा एक मॉडल स्टेट की तरह निकल के सामने आया, जहाँ पे एक स्कीम चली दमन इनिशिएटिव। दमन इनिशिएटिव याद रखेगा ये नाम, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, केस स्टडी लिख सकते हैं, और आंसर राइटिंग अगर आपके लिए आती है मलेरिया से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल प्रॉबेबल है आ सकती है, तो वहाँ पर आप ज़रूर लिखेगा। अब जो आपके दमन इनिशिएटिव का फुल फॉर्म है दुर्गामा अंचलारे मलेरिया निराकरण इनिशिएटिव, ओके। दमन इनिशिएटिव यानी कि दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण इनिशिएटिव, ओके। अब ये उड़ीसा की केस स्टडी के रूप में आप लिख दीजिएगा, उड़ीसा रिकॉर्डेड 80% डिक्लाइन इन मलेरिया केसेस एंड डेथ्स इन 2017।
80% कम हो गई वहाँ पे मलेरिया के केसेस और डेथ इन 2017। तो ये दमन इनिशिएटिव ज़रूर लिखेगा उड़ीसा का। और ये स्ट्रैटेजीज जो मैंने बताया कि किस तरह से शुरुआत हुई ईस्ट एशिया समिट एंड ऑल, तो ये आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ करेंसीज के नाम है तो अपन वो तो देख ही ले, इंडियन रूपी, रशियन रूबल एंड ब्राजीलियन रियाल। तो ब्राज़ील की करेंसी रियाल, ये थोड़ा नया होगा। चाइनीज़ युआन, ओके, चाइनीज़ युआन आपको दिख रहा होगा। और ये सारी चीज़ें आपने देख ली, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आगे की न्यूज़ आइटम में मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डिक्लेयर अनएम्प्लॉयमेंट अ नेशनल डिजास्टर। बेसिकली ये न्यूज़ आइटम भी उतनी खास नहीं थी, बट जस्ट लेट मी टेल यू दैट कि क्या बोला गया है। द गवर्नमेंट मस्ट फर्स्ट एक्नॉलेज दैट इट इज़ अ सीरियस इशू। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये बोली गई कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट को आप रिकॉग्नाइज तो करो कि ये एक इशू है, ये एक सीवियर इशू है, एक सीरियस मुद्दा है। अगर आप पहले रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो आप स्टेप्स कैसे ले पाओगे। तो यही चीज़ है जो यूथ है जो आज के चाहिए, बोल रहे हैं कि जॉब चाहिए, जुमला नहीं चाहिए। ओके, जॉब चाहिए, जुमला नहीं। तो ये लिखा हुआ है, मैंने नहीं बोला है, तो प्लीज़ भड़किएगा नहीं कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो दिस इज़ द स्लोगन ऑफ दिस मूवमेंट कि जॉब चाहिए, जुमला नहीं चाहिए। और सही बात है, यूथ को जॉब ही चाहिए, बाकी चीज़ें, बाकी जो भी है तो वो तो ठीक है, अलग बात है, बट पहले तो जॉब है ना। और एग्ज़ाम कब तक देता रहेगा इस आदमी, तैयारी कब तक करता रहेगा। तो गवर्नमेंट से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जॉब मिलना चाहिए, और बाकी जगह ठीक है, आपने क्या किया क्या नहीं किया उनको मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट मस्ट एक्नॉलेज दैट इट्स अ सीरियस डिजास्टर। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि पहले आप इसको एक डिजास्टर की तरह, अनएम्प्लॉयमेंट को एक नेशनल डिजास्टर बोलो, तब जाके कहीं आप कुछ स्टेप उठाओगे। जब आप पहले रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो आप कैसे स्टेप उठाओगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। यहाँ पे सीवीसी के बारे में बोला गया है कि सीवीसी के अगेंस्ट कंप्लेंट आई थी रिसेंटली। तो सीवीसी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट आई उसके बारे में कहना ये है कि देयर इज नो गाइडलाइन टू हैंडल सच ग्रीवांसेस। मतलब अगर कोई कंप्लेंट सीवीसी के अगेंस्ट आती है तो अभी कोई गाइडलाइंस ही नहीं कि किस तरह से हम उसको हैंडल करें। दिस इज व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन इज सेइंग, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन है, उनका कहना है कि आपने ठीक है, आपने कह के तो दिया, सीवीसी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, बट वी कैन नॉट एक्ट, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि एक्ट कैसे करना है। अब देखो ये वाली बात भी है कि इस तरीके से लॉज में इस तरीके से कमी रहती है, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं फ्रेम की जाती है, तो अंतिम में ये समस्याएं आती है। तो अब जो है प्रोसेस शुरू की जाएगी शुरू की गई है कि किस तरीके से अगर कोई कंप्लेंट सीवीसी के अगेंस्ट यानी चीफ विजिलेंस कमीशन के अगेंस्ट आती है तो आप किस तरह से उसको हैंडल करोगे। So let me tell you some facts about CVC. तो basically it's a watchdog of union government formed to address the governmental corruption. तो governmental corruption को खत्म करने के लिए बनाया गया था, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1964 में बनाया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथनम कमेटी, ओके। के संथनम कमेटी ने 1964 में रिकमेंडेशन दिया था, उसी के बाद 1964 में इसको बनाया गया, सीवीसी को बनाया गया। एंड इट्स द वॉचडॉग टू लुक फॉर द गवर्नमेंट करप्शन। याद रखें, गवर्नमेंट के करप्शन को देखता है ये। एंड 1964 में बना था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथनम कमेटी। कंपोजिशन अगर देखें तो सीवीसी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हेड करता है विद 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर्स, 2 और विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, और दे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेलेक्ट कमेटी, ओके। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन रिकमेंडेशन एक सेलेक्ट कमेटी का आता है, जिसमें कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है, और लीडर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा और मेजॉरिटी ग्रुप लीडर इन द पार्लियामेंट, ओके। तो ये 3 लोग उसके मेंबर होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, तब जाके सीवीसी को अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। अब एक क्वेश्चन इसमें आपके लिए रहेगा ये कि आप बताइए टर्म क्या रहता है, बेसिकली व्हाट इज द टर्म ऑफ सीवीसी, यानी कि 565 की 465 की 570 की 470। तो ये मैंने आपको ऑप्शंस भी दे दिए, आप बताइएगा कि क्या टर्म रहता है बेसिकली सीवीसी का, ओके। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। आगे की न्यूज आइटम देख लेते हैं। मदुरो रिजेक्ट्स यूरोपियन कॉल टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो वेनेजुएलन क्राइसिस चल रही है वहाँ पे निकोलस मदुरो के ऊपर पूरी चीज़ें बोल दी गई थी कि आपके कारण इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो गई है, और जितनी भी समस्याएं जो वहाँ पे मिलियन % पे इन्फ्लेशन है, जो वहाँ पे 90% पॉपुलेशन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई, तो पूरा का पूरा ब्लेम जो था वो मदुरो के ऊपर डाल दिया गया था। तो वहाँ पे मदुरो को यूरोपियन कंट्रीज़ ने बोला था कि आप फ्रेश इलेक्शंस होल्ड करिए ना। मदुरो सेइंग दैट नो वन कैन गिव मी अल्टीमेटम, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग दैट नो वन कैन गिव मी अल्टीमेटम, और मेरी जब मर्जी होगी तब होगा इलेक्शन, ऐसे कहने पे नहीं होगा तुम्हारे, ओके। सो बेसिकली दैट इज द थिंग। SFIO न्यूज में है, तो SFIO के बारे में देख लेते हैं व्हाट इज SFIO। तो SFIO का फुल फॉर्म होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ना बेसिकली ये बना ये था 2 जुलाई 2003 को, 2 जुलाई 2003 को बना था। एट प्रेजेंट ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन जब बना था तो स्टैट्यूटरी नहीं था, ये भी याद रखेगा। बना था कब, 2003 में। SFIO स्टैंड्स फॉर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। कब बना, 2003 में, ओके। और
ये कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की, कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। एट प्रेजेंट इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, बट ये जब बनी थी 2003 में तब स्टैट्यूटरी नहीं थी। और ये स्टैट्यूटरी है तो किसी एक्ट के अंदर आती होगी ना, तो ये इट इज स्टैट्यूटरी एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। याद रखिएगा ये 2013 के कंपनीज एक्ट के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इट इज द 2013 कंपनीज एक्ट जिसने कि स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को। एंड इट्स जुरिसडिक्शन जो है इसका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो इट्स जुरिसडिक्शन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये सीवियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ केलकर मूव्स द सेटिंग अप ऑफ नीति आयोग 2.0। तो केलकर कमेटी जो विजय केलकर है, एंड ही वाज द फॉर्मर फाइनेंस कमिश्नर, फॉर्मर फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। तो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे विजय केलकर। इन्होंने आइडिया दिया कि एक नया नीति आयोग बनाओ, एक न्यू नीति आयोग, एक रिस्ट्रक्चर्ड नीति आयोग बनाओ जिसको हम बोलेंगे नीति आयोग 2.0। ओके, तो उसको नीति आयोग 2.0 बोला जाएगा। और ये जो रहेगा ये स्ट्रक्चरल इश्यूज को भी हैंडल करेगा। ओके, स्ट्रक्चरल इश्यूज को हैंडल करेगा मतलब कि जैसे फंड्स की बात है, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज मतलब कि जैसे जो स्टेट्स के बीच में डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल क्रिसिल की अभी रिपोर्ट आई थी, क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी, इसमें बोला गया कि कुछ स्टेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जीडीपी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। जो स्टेट्स की जीडीपी है, जीएसडीपी जिसको हम बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब कुछ स्टेट्स बहुत आगे हैं, कुछ स्टेट्स बहुत पीछे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि विजय केलकर द्वारा कि आप नीति आयोग 2.0 बनाओ जो कि ये इश्यूज भी हैंडल करेगा। देखो अभी आपने क्या बोला कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक बना दिया है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। तो प्लानिंग कमीशन पहले क्या काम करता था, जो ग्रांट्स हैं उसको भी देखता था कि कितना पैसा जाएगा कितना नहीं जाएगा, ये चीज़ भी देखता था। बट नीति आयोग ये डिवोल्यूशन वाला नहीं देखता कि पैसा कितना जाएगा। तो अब जो 2.0 की बात कर रहे हैं विजय केलकर, बोल रहे हैं वो ये भी देखे कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो कम हो जाए। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चरल जो इशूज़ हैं उनको हैंडल करने के लिए विजय केलकर ने बोला है कि यू शुड थिंक ऑफ नीति आयोग 2.0 जो कि स्ट्रक्चरल इशूज़ को हैंडल करेंगे। स्ट्रक्चरल इशूज़ मैंने बता दिए कैसे, जैसे कि डिस्पैरिटीज़ जो स्टेट्स के बीच में है, ये जो डिफरेंसेज आ गए हैं, कुछ ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं कुछ कम ग्रो कर रहे हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मनी का, जो ग्रांट का, सेंटर से किस तरह से पैसा आना चाहिए, उसको भी हैंडल अगर करेगा नीति आयोग तो फिर ये ज़्यादा बेटर तरीके से इन स्ट्रक्चर्स, इस इश्यूज़ को हैंडल कर सकता है। तो उसी के कारण नीति आयोग 2.0 की बात की जा रही है। Now, टाटा अमंग 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स। तो टाटा इंटर कर गया है 100 मोस्ट ग्लोबल वैल्यूएबल ब्रांड्स में। तो ये जो रिपोर्ट है ये ब्रांड फिनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट है। ब्रांड फिनेंस ग्लोबल 500 2019 रिपोर्ट, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिसेंटली रिलीज की गई ब्रांड फिनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट। उसमें 100 पोजीशन के अंदर इंटर कर चुका है, टॉप 100 में इंटर कर चुका है। सो दैट इज द बिग थिंग फॉर टाटा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, स्टेट ऑफ प्ले। मतलब यहाँ पे वही जो रिपोर्ट मैंने बताई थी ना ऊपर, क्रिसिल, तो आप देख सकते हो द गल्फ बिटवीन रिच स्टेट्स एंड पुअर स्टेट्स हैज वाइडेंड इन इंडिया। ओके, एंड दिस इज एज पर द क्रिसिल रिसर्च पेपर। तो क्रिसिल के अकॉर्डिंग जो गल्फ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसी कारण से विजय केलकर ने 2.0 नीति आयोग की बात भी की है, जो कि इन इशूज़ को, स्ट्रक्चरल इशूज़ को सॉल्व करेगा और ये देखेगा कि किसको कितना पैसा दिया जाएगा। न्यूज़ आइटम में आप देख रहे हैं यहाँ पे जोकोविक ने जीत लिया ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसी के बारे में न्यूज़ आइटम था। और बार्सिलोना का मैच हुआ था जिरोना के साथ, उसमें मेसी ने गोल मारा, नेल्सन सेमेडो ने गोल मारा। अच्छा मैच था, दैट वाज अ गुड मैच। ओके, जीतना तो था ही, ला लीगा तो जीत ही गए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। यहाँ पे हम फाइनल पेज में आते हैं, गुड पेज। यहाँ पे भी अच्छे न्यूज़ आइटम्स थे। रिबूट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एडिक्टेड टू इंटरनेट। तो रिबूट प्रोग्राम की बात की जा रही है। रिबूट प्रोग्राम एक बेसिकली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जो कि क्या करेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा एंड देखेगा कि किस तरीके से आपका यूज़ कम किया जा सकता है। अगर आप एडिक्टेड है इंटरनेट को, मतलब कुछ ना कुछ चलाते रहना है इंटरनेट में, तो एक वीडियो देख लिया यूट्यूब में तो लगातार आपने 100 देख लिया, तो बेसिकली दैट इज व्हाट एडिक्शन इज। ओके, तो रिबूट प्रोग्राम उसके लिए है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रिबूट प्रोग्राम क्यों है, तो बेसिकली इट इज़ फॉर द चिल्ड्रन हु आर एडिक्टेड टू इंटरनेट, उसको कम करने के लिए। ओके, और यहाँ पे एक और फैक्ट ये था कि इज इट अ रियल डिसऑर्डर, मतलब अगर आप एडिक्टेड है मोबाइल इंटरनेट यूज से तो क्या वो डिसऑर्डर है। तो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैव बिगन टेकिंग इंटरनेट एडिक्शन सीरियसली, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन जो है वो डू नॉट रिकॉग्नाइज, दोनों ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं इसको एज अ डिसऑर्डर। लेकिन गेमिंग डिसऑर्डर को WHO रिकॉग्नाइज करता है। गेमिंग डिसऑर्डर है लेकिन ये डिसऑर्डर नहीं है। दिस इज व्हाट एट प्रेजेंट इज। सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे सिकल सेल के बारे में आपको दिख रहा होगा। सिकल सेल के बारे में आपको बताते हो, बेसिकली इट्स अ म्यूटेशन डिसऑर्डर। यहाँ पे म्यूटेशन डिसऑर्डर है, मैं एक फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा, उससे थोड़ा क्लैरिटी आएगी आपको।
ओके, म्यूटेशन डिसऑर्डर में। ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना, तो जैसे ये पेयर्स होते हैं, क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 22 तक आपको पेयर्स दिख रहे होंगे। ओके, फिर ये जो 11th क्रोमोसोम है, तो अगर 11th क्रोमोसोम के में म्यूटेशन हो जाए इन द HBB जीन, ओके, तो 11th क्रोमोसोम में जब म्यूटेशन हो जाता है और 11th क्रोमोसोम में जब होता है, तो वहां पे आपको यहाँ पे क्या बनता है, आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे जो पार्ट है, जो ये HBB जीन है, ये हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करता है। ओके, दिस पार्ट कंट्रोल्स द हीमोग्लोबिन एंड ऑल। तो बेसिकली दैट इज द थिंग, सिकल सेल डिसीज हो जाती है। अब क्या होता है, जैसे RBC जैसे राउंडेड है ना अगर, तो वो सिकल टाइप का शेप हो जाएगा, जो क्रिसेंट शेप की हो जाएगी। अब RBC अगर क्रिसेंट शेप की हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगी और फिर वहाँ ब्लॉकेज हो जाएगा। तो बेसिकली वही कारण है कि वहाँ पे सिकल सेल हो जाता है। एंड 11th क्रोमोसोम जरूर याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सिकल सेल का 11th क्रोमोसोम जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इसके अलावा आपको ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्ट मिलेंगे नहीं इसमें। तो रिबूट प्रोग्राम बता दिया, ये बता दिया। सो दैट इज द थिंग। माइक्रोप्लास्टिक हम सबको पता है क्या होता है। ओके, माइक्रोप्लास्टिक। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, शेयरिंग अस, सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।